नमस्ते दोस्तों, समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए सशक्त कथाकार नीलम कुलश्रेष्ठ की लिखी हुई कहानी चंदन के टीके पर सिंदूर की छां। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। टन 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 टन। रोज की तरह सुबह 4 बजे उन्हें लगा कि इस कर्कश ध्वनि से उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। लोग तो अपने को भाग्यवान समझते हैं यदि सुबह सुबह उनकी आंख पूजा की घंटी से खुले, लेकिन उन्हें पूजा, मंदिर, मूर्ति पूजा की घंटी के नाम से ही चिढ़ होने लगती थी। कभी कभी उन्हें लगता था यदि भगवान का नाम ना होता तो कितना अच्छा होता। न लोग भगवान के नाम पर मंदिर बनाते, न पूजा करते, न घंटी टनटनाते और ना ही उनका अपना जीवन उजाड़ रेगिस्तान बनता। किस तरह नीति ने अपने व्यक्तित्व के सारे आभासों के डैने समेटकर अपने को पूजा में डुबोकर रख दिया था। उन्हें याद नहीं पड़ता था कि उसके साथ उन्होंने कभी कुछ भावुक क्षण बिताए हों। मीता व मनु उनकी ज़बरदस्ती की ही पैदाइश थे। सुना था कि अध्यात्म पूजा से तन मन पवित्र होता है, आत्मा शांत होती है, पर उन्हें लग रहा था कि यह घंटी की आवाज़ उन्हें गड्ढे में ढकेलती जा रही है। वो करवट लेकर तकिए पर अपना सिर दबाते जिससे कि कान के पर्दे पर पर्दा पड़ जाए। फिर वो दूसरे हाथ से दूसरे कान का पर्दा दबाकर सोने का प्रयास करने लगते थे। चाय पीते समय रोज की तरह उनका सिर भारी हो रहा था। मीता रोज की तरह नाश्ता बनाकर मेज पर रख गई थी। नीति अपने कमरे में पूजा में मगन रहती थी। मीता पर माँ का दबदबा ऐसा था कि उससे ज़रूरत की बात करके अपनी किताब लेकर माँ के कमरे में ही पढ़ने बैठ जाती थी। उन्हें उस नन्ही सी जान पर तरस आता था क्योंकि उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता था। माँ तो अपने कमरे में हरे राम सीता राम कीर्तन कर रही होती थी और बेटी एक गृहिणी की तरह हांफते पसीना पोंछते हुए घर के सारे काम कर रही होती थी। एक दिन तो नरेंद्र दंदनाते नीति के कमरे में पहुंच गए और जोर से दहाड़े, बंद करो ये पूजा, ये नाटकबाजी, शर्म नहीं आती? तुम्हारी बेटी पढ़ाई छोड़कर घर के काम करती है और तुम पूजा पाठ में लगी रहती हो। नीति भी उतनी ही तेजी से हरे राम सीताराम भूल कर दहाड़ी, तुम्हें मेरी पूजा करना नाटकबाजी लगता है? तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरा जन्म पूजा अर्चना के लिए हुआ है, इसे मैं इस जन्म के बाद तुमसे इस संसार से मुक्ति पालूंगी। नरेंद्र गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उन्हें मृग चर्म से घसीट ले चले। तो जाकर किसी भजनाश्रम में क्यों नहीं रहती? मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही हो? वो इस अपमान से रोने के स्थान पर और जोर से चीख पड़ी, तुम ही तो मुझे 7 फेरे लेकर इस घर में लाए थे, निकाल कर तो देखो। कहने के साथ ही वो अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई। उसकी इस अकड़ व 7 फेरे की धमकी से वो हमेशा पराजित होते आए थे। आज भी वो एक घृणित दृष्टि उस औरत पर डालकर हमेशा की तरह हार कर घर से बाहर हो गए थे। इधर उधर सड़कों पर घूमते रहे थे। घूमते घूमते वो यही सोच रहे थे कि यदि नीति ने रुद्राक्ष माला पहनकर मेरे तो गिरधर गोपाल ही गाना था तो फिर मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। ऑफिस में कुछ महीनों से इशिता सोच रही थी कि आखिर सर इतने उदास क्यों रहते हैं। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछ ही लिया, सर, सारे ऑफिस में लोग आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं, बस एक आप हैं कि हमेशा गुमसुम बने रहते हैं। वो एक फीकी हंसी हंसती है, मेरी तो हमेशा से ही चुप रहने की आदत है। चुप रहना अलग बात है, गुमसुम रहना, उदास रहना दूसरी बात है। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। वो टाल गए। उनकी परेशानी अपने से आधी उम्र की इशिता को क्या समझ में आएगी? भले ही वो ऑफिस की अन्य लड़कियों से उम्र में बड़ी हो, गंभीर हो, पता नहीं क्यों उसे देखकर उनके मन में वात्सल्य उमड़ पड़ता था। उनकी अपनी मीता भी 6-7 वर्ष बाद इसी उम्र की हो जाएगी। उन्हें कभी कभी अपने पर हंसी भी आती थी। जब से बालों में सफ़ेद लकीरें बनने लगी थीं, आँखों के आसपास की त्वचा सिकुड़ने लगी थी, पता नहीं मन भी कैसे अपने आप बदलता जा रहा था। कुछ वर्षों पहले तक इशिता की उम्र की लड़कियों को देखकर उनकी आंखों में मस्ती छलकने लगती थी, मन तरंगित होने लगता था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि वो इशिता को क्या बताएं कि नीति से उनकी शादी नहीं हुई है, बल्कि वो किसी अपराध का प्रायश्चित कर रहे हैं।
उन्हें याद आ रहा था कि किस तरह उन्हें व उनके घर वालों को शादी के समय नीति के घर वालों ने अपमानित किया था। जैसे ही वो स्वागत द्वार पर पहुँचे थे, उन्हें ये देखकर हैरानी हुई थी कि द्वार पर माला व फूल लिए न नीति के दोनों भाई थे और न ही पिता। 2-3 नौकर व मामूली कपड़े पहने रिश्तेदार बारातियों के लिए फूल मालाएं लिए खड़े थे। नरेन के तने हुए तेवर देखकर उनके पिता उनके घोड़े के पास आकर फुसफुसाए, नरेन, कोई तमाशा मत खड़ा करना, गुस्से पर काबू रखना। घर के द्वार पर खड़ी कटे बालों वाली उनकी फैशनेबल सास ने गर्दन ऊंची अकड़ाकर कुछ इस तरह से उनके माथे पर टीका लगाया था कि जैसे उन पर कोई एहसान जता रही हैं। सभी बाराती गुस्सा दबाए खाना खाने लगे थे, क्योंकि खाने की मेज पर कलफ लगी वर्दी पहने बेरों के सिवा उनके नाज नखरे उठाने वाला कोई नहीं था। बाद में शादी की रस्में ऐसे होने लगीं जैसे सरकारी अस्पताल में ताबड़तोड़ मरीज देखे जाते हैं। विवाह वेदी पर तो हद ही हो गई। जब कन्यादान करने के लिए नीति के पिता की पुकार हुई तो पता चला कि वो तो अपने कमरे में निश्चिंत सो रहे थे। अजब अपमानित करने वाला माहौल था। कोई उन्हें ज़बरदस्ती जगा कर लाया तो गाउन की रोड़ियां कसते जमाई लेते आ तो गए, लेकिन आंगन के कोने में खड़े अपने छोटे भाई से बोले, तू ही कन्यादान कर देता, तेरे मेरे में कोई फ़र्क है क्या? पंडित जी ने बीच में दखलंदाजी की, बाबूजी, कन्यादान तो आपकी ही शोभा है। पंडित जी, आप चुप रहिए, आप अपने मंत्र पढ़िए, दक्षिणा लीजिए। आपको इससे क्या मतलब कि कौन कन्यादान कर रहा है? पंडित जी को इतने बड़े घराने से मोटी दक्षिणा का लालच तो था ही, सो वो चुप हो गए। इस अपमान से नरेन का मन तो हुआ कि एकदम से मंडप को तोड़ ताड़ के ऐसी वाहियात घर की लड़की से बंधने से इनकार कर दें, लेकिन पिता इस अजीब वातावरण को झेलकर उन्हें अनुशासित करने के लिए एक साए की तरह उनके पास ही बैठे थे। वे स्वयं ही तो इस परिवार के वैभव से दबकर ये रिश्ता तय कर बैठे थे। नीति शक्ल सूरत में मामूली थी, उसे बीए करना भी भारी पड़ रहा था। जब उसके पिता को अपने परिवार की टक्कर का परिवार व वर न मिल सका तो उन्होंने नरेन को ही चुन लिया था। सगाई से पहले नीति के एक आईएएस भाई व डॉक्टर भाई ने शोर भी मचाया था कि वे नरेन जैसे क्लर्क के साथ अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे, लेकिन पिता निर्णय ले चुके थे। नीति ने पहले ही दिन उनके घर में कुछ इस तरह कदम रखा था कि उसका भाई नहीं, वो स्वयं ही जिलाधीश हो। पहली रात जब उन्होंने पुलकते दिल से कमरे में प्रवेश किया तो ये देखकर दंग रह गए कि उन्हें घूंघट उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नीति नाइट गाउन में कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। उन्होंने अपनी आवाज़ को भरसक मुलायम बनाते हुए कहा, नीति, कुछ परेशान लग रही हो? लगूंगी क्यों नहीं, मेरे दोनों भाइयों ने अपनी सुहाग रातें 5 सितारा होटलों में मनाई थी। मैं क्या इस पिंजरे से मकान के इस छोटे से कमरे में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी? ये तो तुम्हें शादी से पहले सोचना था। मैं क्या आपका घर देख कर गई थी? जब तुम एक क्लर्क से शादी कर रही थी तो उसका घर छोटा भी होना ही था। वो ऐसे चौंकी जैसे उसे जोर का करंट लग गया हो। तो क्या आप क्लर्क हैं, बैंक मैनेजर नहीं? नहीं। तो आपने हमें धोखा दिया है। हमने कोई धोखा नहीं दिया, तुम्हारे पिता को सब बता दिया था। लेकिन पिताजी ने तो मुझसे यही कहा कि आप बैंक में मैनेजर हैं। क्या? वो भी चौंक उठे थे, पर वो इस रात की मधुरता को खोना नहीं चाहते थे। बोले, खैर अब तो शादी हो ही गई है। मैं वादा करता हूँ कि 5-6 वर्षों में विभागीय परीक्षा पास करके तुम्हें अफसर बनकर दिखा दूँगा। लेकिन जो सीधे अफसर बनते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। 5-6 वर्षों तक तो तुम क्लर्क ही रहोगे। नीति ने घृणा से मुँह से कोड़ा। मैं अपने रिश्तेदारों और सहेलियों को क्या मुँह दिखाऊंगी? कहकर वो फूलों के बिस्तर पर पड़ी रात भर सिसकती रही। वो सन्न थे, बदहवास थे। अब उनकी समझ में आ रहा था कि उसके पिताजी ने सगाई के 10 दिन बाद ही शादी करके क्यों बेटी को ठिकाने लगाने की जल्दी की थी। क्यों शादी से पहले नीति को घुमाने या फिल्म दिखाने के अनुरोध को टाला था। नीति उनमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रही थी, लेकिन जिस दिन वो विदा होकर अपनी माँ के घर जा रही थी उस दिन जबरन उन्होंने अपना पति अधिकार दिखा दिया था। मीता के पैदा होते ही नीति को पीलिया ने कुछ इस कदर जकड़ा कि पूरा वर्ष भर
उसकी कमजोरी से बिस्तर पर पड़ी रही थी। समय पास करने के लिए उसने धार्मिक पुस्तकें पढ़नी आरंभ कर दी थीं। नरेन नौकरानी के सहारे मीता को पाल रहे थे। मनु के होने के बाद से तो जैसे नीति को दुनिया से ही विरक्ति हो गई थी। उसने अपने को पूजा के कमरे में बंद कर लिया था। सर, ये हैं सकलेचा साहब, सकलेचा ट्रेवल्स के मालिक। इनको लोन दिलवाने के लिए मैंने आपसे बात की थी, इशिता ने कहा। अरे हाँ, वो चौंके। बैंक की अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे पता नहीं वो कहाँ खो गए थे। फिर लोन के लिए उनका प्रार्थना पत्र देखकर व जायदाद व कागज़ों की जांच करने के बाद वो उन्हें प्रबंधक से मिलवाने ले गए। फिर तो कोई ना कोई ग्राहक आता ही रहता था। उन्हें ना तो फाइलों से सिर उठाने का मौका मिलता था, ना कुछ सोचने का। शाम को थके हारे जब घर आते थे तो वही माहौल मिलता था जिसे वो बरसों से झेलते आ रहे थे। मीता उनके लिए चाय बनाकर मेज पर रख माँ के कमरे में घुस जाती थी। नीति पलंग पर पड़े पड़े हनुमान चालीसा इतने ध्यान से पढ़ रही होती थी कि मानो कल उसकी कोई परीक्षा हो। घर पर प्रतीक्षा करती पत्नी, मुस्कुराकर स्वागत करती पत्नी उनके लिए सपना था। रोज़ रोज़ वो दोस्तों के घर, पार्क या लाइब्रेरी के कोने में कब तक बैठे रहते। जब ज़िंदगी उजाड़ लगने लगती है तो ऐसे में कोई किताब भी तो मन को नहीं बांध पाती। पहले घर में अक्सर उनके मित्र राहुल का परिवार या चाचा की लड़की कांता का परिवार आ जाता था। घर जैसे गुलजार हो उठता था। नीति तब भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मीता और नरेन ही उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था करते थे। मेहमान भी नीति की आदत के अभ्यस्त हो गए थे। वे स्वयं उनके कमरे में जाकर उनसे नमस्ते करके बाहर के कमरे में आकर बैठ जाते थे। एक दिन तो अचानक ही दोनों परिवार एक साथ आ गए थे। राहुल तो कॉलेज के ज़माने से बिल्कुल बदला ही नहीं था। वो मज़े ले लेकर चुटकुले सुना रहा था। गहरी नीली शिफॉन में सजी, गहरी लाल लिपस्टिक लगाए उसकी पत्नी जब तब खिलखिलाकर हंसती तो उसकी हीरे की लौ की किरणें उसकी आंखों को छू जाती। वो भी सबके साथ हंस रहे थे, लेकिन दिल जैसे कसक रहा था कि इतनी सजी संवरी खिलखिलाती बीवी उन्हें क्यों नहीं मिली। नीति को कभी उन्हें जोर से हंसते नहीं देखा था। यदि कभी मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था मानो उनका दिल रख रही हो। मीता व मनु राहुल की कुर्सी के हत्थे पर बैठे हुए उन्हें और उत्साहित कर रहे थे। अंकल, बस एक चुटकुला और। कांता भी इसरार करने लगी। राहुल जी, एक और चुटकुला सुनाइए ना। एक चुटकुले के सुनते ही इतने जोर की हंसी छूटी कि दीवारें भी हिलती प्रतीत हुईं। बंद करो ये जंगलीपन। तभी अचानक नीति कमरे में प्रकट हुई। उसकी दहाड़ से सबकी गिड़गी बंद गई। हंसी से थरथराती दीवारें सहम गईं। आप लोग 1 घंटे से जंगलियों की तरह ठहाके लगा रहे हैं। मैं बहुत देर से सह रही हूँ। ये लोग तो पराए हैं, लेकिन क्या आपको नहीं पता 8 बजे का समय मेरे जाप का समय है। बच्चे भी अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, वे भी इन जंगलियों के साथ जंगली बने जा रहे हैं। नीति, ये हमारे मेहमान हैं, इनका अपमान करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इन मेहमानों को अपने घर में कोई काम नहीं है जो जब तब हमारे घर में जमे रहते हैं। कांता व राहुल के परिवार का मुंह लटक गया था। नरेन क्रोधित होकर गरज पड़े, नीति बस भी करो। राहुल ने मजाकिया लहजे में बात संभाली, जाने भी दे यार, भाभी जी ठीक ही तो कह रही हैं, हमारे कारण उनका कितना हर्ज होता है। फिर वो उनकी तरफ मुड़कर बोला, भाभी जी क्षमा चाहता हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सभी उठकर घर से निकल लिए थे अपमानित से। नीति विजयी मुस्कान से मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद दोनों परिवारों ने कभी उनके घर का रुख नहीं किया। कभी बैंक से उनके मातहत आते तो वो भी नीति को अच्छा नहीं लगता था। नरेंद्र कड़ी मेहनत के बाद सहायक प्रबंधक बने थे। उनके व्यवहार से बैंक में सभी उन्हें पसंद करते थे। इस पर भी नीति ताना मारती, कोई सीधे अफसर तो बने नहीं हो, क्लर्क से अफसर बने हो तो क्लर्क वाली आदतें कहाँ जाएंगी। वो अपमान से तिल मिला गए। तुम इतना पूजा पाठ करती हो, कभी तो अच्छी बात किया करो, नहीं तो ऐसे पूजा पाठ का क्या अर्थ है। तुम्हारे साथ मेरी शादी क्या हुई है, मेरा एक एक सपना कांच की तरह टूट गया है। यदि पूजा पाठ में समय न बिताऊं तो अपने दुखों से पागल हो जाऊं। तुम्हें शादी के बाद सुख नहीं दे पाया ना सही, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही तुम्हारा सपना पूरा कर दिया है। और तुम
घर व बच्चों की देखभाल छोड़कर पूजा में लगी रहती हो। ये तुम्हारा पागलपन नहीं है तो क्या है? तुमने मुझे पागल कहा, मेरी पूजा पाठ को गाली दी है। वो वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। नरेन सोच रहे थे कि भोली भाली इशिता को क्या क्या बताएं, जिसने कि अभी थोड़ी सी ज़िंदगी देखी है। उसने अभी ये जाना ही कहाँ है कि ज़िंदगी के कड़वे सच क्या होते हैं। एक दिन फिर इशिता ही पीछे पड़ गई। सर, आज हम लोग एक साथ लंच करेंगे। वो समझ गए थे कि जिद्दी लड़की उनसे कुछ उगलवाना चाहती है, और वाकई खाना खाते समय अपनी मीठी मीठी बातों से उसने उनकी एक एक समस्या जान ली। वो भी उसकी इस चतुराई पर हैरान थे। सर, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। हाँ, बीच में मैंने तलाक लेने की भी सोची थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसके भाई धमका कर चले गए। बच्चों के भविष्य का सोचकर चुप लगा गया हूँ। ओहो, तो इस समस्या का हल ढूंढना ही पड़ेगा। मैंने व मेरे घर वालों ने उसे प्यार व डांट फटकार करके देख लिया है, लेकिन वो चिकनी मिट्टी बन गई है। उस पर किसी बात का असर नहीं होता है। मैं अपनी दादी माँ से बात करूँगी। वो अधिक पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन दुनियादारी के मामलों में बहुत होशियार हैं। समस्या का कुछ ना कुछ हल बता ही देंगी। चौथे दिन फिर इशिता उन्हें ज़बरदस्ती लंच पर ले गई। वो मनी मन मुस्कुरा रहे थे कि किस तरह भोली लड़की पानी पर चलने का दुस्साहस करना चाहती है। खाते समय इधर उधर की बातें करने के बाद इशिता थोड़ा सकुचाते हुए बोली, सर, आपको पुरानी कहावत पता है कि औरत आटे की सौंध भी नहीं सहन कर सकती। वो ज़ोर से ठहाका मार कर हंसे। अरे, ये बाबा आदम के ज़माने की कहावत तुम्हें कहाँ से याद आ गई? मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी। उनके आदेश पर मैं आपकी पत्नी की सौत बनना चाहती हूँ। उसने कुछ झिझकते हुए उनकी आंखों में सीधे झांका। वो अचकचा गए। तुम तो मुझसे बहुत छोटी हो, तुम्हें तो मैं एकदम बच्ची समझता हूँ। सर, मैं भी आपका बहुत आदर करती हूँ, एक बड़े भाई की तरह, लेकिन मैं आपकी पत्नी की सौत बनने का नाटक करना चाहती हूँ। मेरी दादी ने ये रास्ता सुझाया है। कहकर वो अपनी दादी की बनाई पूरी योजना उन्हें समझाने लगी। योजना अनुसार घर पहुँचते ही उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मीता जी। वो सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपने जूते के फीते खोलते हुए कहा, हमारे ऑफिस में एक बहुत सुंदर लड़की आई है। उसका नाम क्या है? इशिता। अरे, नाम तो बहुत सुंदर है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुंदरता के साथ साथ वो बुद्धिमान भी है, जबकि औरत की प्रकृति या तो सुंदरता होती है या बुद्धि, पर कुछ स्त्रियां तो दोनों चीज़ों से ही वंचित रहती हैं। इसका मतलब वो बैंक के काम में भी होशियार होगी। हाँ, बहुत। फिर वो हाथ मुंह धोकर चाय पीने लगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। दूसरे दिन नरेन घर में घुसते ही अपनी बेटी से ज़ोर से कहने लगे, मीता, आज एक गज़ब का समाचार है। आज इशिता को सारे शहर के बैंक के टेबल टेनिस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। उन्होंने कनखियों से देखा कि नीति के कमरे के पर्दे बिना हिले बेजान पड़े थे। उनकी कोशिश जारी रही। बैंक से लौट कर वो मीता को इशिता का कोई ना कोई किस्सा सुनाते रहते। कुछ दिनों बाद उन्होंने बहुत रस लेकर जरा ऊंची आवाज़ में बताया, आज तो इशिता ने पार्टी दी। अच्छा, आपने क्या क्या खाया पापा? गुलाब जामुन, समोसे। इशिता ये सब स्वयं घर से बनाकर लाई थी। इतने स्वादिष्ट थे कि अभी तक मुंह में पानी आ रहा है। कहते हुए उन्हें लगा नीति अपने कमरे के पर्दे के पीछे खड़ी हो गई है। वो उत्साहित होकर कहने लगे, इशिता की एक और तारीफ है। वो क्या? मीता ने पूछा। वो सलवार सूट पहने या साड़ी या जीन्स या फिर झालर वाली फ्रॉक, सभी पोशाकें उस पर बहुत सुंदर लगती हैं, बेहद खूबसूरत। पर्दे के पीछे खड़ी उनकी पत्नी से नहीं रहा गया। वो पर्दा हटाकर तेजी से बाहर निकल आई। जब एक युवा लड़की आधी नंगी टांगे दिखाए घूमेगी तो सुंदर लगेगी ही। उन्होंने चौंकने का अभिनय किया। शाम का समय तो तुम्हारी संध्या जाप का है, तो अपने कमरे के बाहर कैसे आ गई? मैं बाहर इसलिए आ गई हूँ कि इस नाम को सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। कौन सा नाम सुनकर? इशिता, इशिता, और कौन सा नाम? लेकिन तुम्हें दुनियादारी की बातों से क्या मतलब है? ना तुम्हें मुझसे मतलब है। पूजा पाठ करते समय भी दुनियादारी की बातें सुनती रहती हो। जब आप रोज ही एक नाम की माला जपोगे तो कैसे आवाज़ कान में नहीं जाएगी?
इशिता है ही ऐसी लड़की कि कोई भी उसके नाम की माला जपने लगेगा। तुम तो सन्यासिन हो, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? वो शरारत से मुस्कुराए। मुझे जलन क्यों होगी? पत्नी ने बेवजह सफाई दी। मुझे क्या लेना देना, तुम किसी की भी तारीफ करो। वो फिर अपने क्रोध को नियंत्रित करती अपने कमरे में जाकर जोर जोर से श्री राम सिया राम का जाप करने लगी। उसकी अस्थिर आवाज़ बता रही थी कि उस दिन उसका चित्त शांत नहीं है। नरेंद्र ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। रोज़ घर आते इशिता की बात करने लगते। वो चुपचाप नोट कर रहे थे कि मनु भी पास की कुर्सी पर बैठा उनकी एक एक बात ध्यान से सुनता रहता और जैसे उनकी बात समाप्त होती वो तुरंत माँ के कमरे में चला जाता है। वो मनी मन मुस्कुराते। अच्छा, तो ये उनके पीछे नन्हा जासूस लगा दिया गया है। जब एक दिन मनु बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था तो उन्होंने जानबूझकर कहा, मनु, मेरी पैंट की जेब में से रुमाल निकाल कर स्नान गृह में रखा ना। मनु ने हैंगर से पैंट उतारी और जेब में हाथ डाला तो उसमें से 2 रुमाल एक साथ निकल आए। वो उन्हें देखकर चीखा, माँ माँ, पिताजी की पैंट की जेब से एक लड़की का रुमाल निकला है। अपने कमरे में बैठी नीति भपक पड़ी। मनु के हाथ से रुमाल लेकर वो उन्हें दिखाकर बोली, तो अब आपकी जेब से लड़कियों के रुमाल भी निकलने लगे हैं? तुम जोगन बन गई हो, लेकिन मैं तो जोगी नहीं बना। वो ढीठ होकर मुस्कुराए। तो आप अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की से इश्क लड़ाएंगे? किसने कहा कि मैं इशिता से इश्क लड़ा रहा हूँ? क्यों, आप हर दूसरे तीसरे दिन उसके साथ लंच नहीं करते हैं? तो राहुल ने नीति को उनके कहने से फ़ोन करके आग लगा ही दी। वे ठहाका मारकर हंस पड़े। घर में ही नहीं, तुम ऑफिस में भी जासूसी करने लगी हो। वे उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से हट गए। तुम क्यों दुनियादारी में पड़ती हो? भगवान नाराज़ हो जाएंगे। नरेंद्र ने सोचा कि लोहा गर्म है, चोट कर ही दी जाए। उन्होंने दूसरे दिन डिनर पर घोषणा कर ही दी, कल मैंने इशिता को डिनर पर बुलाया है। नीति गुर्राई, मैं क्या अब तुम्हारे दोस्तों की सेवा टहल करूँगी? अरे तुमसे कुछ कौन कह रहा है? बिंदु बढ़िया खाना बना देगी, मीता नया डिनर सेट निकाल लेगी और मैं सलाद काट दूंगा। मेरे रहते हुए कोई लड़की इस घर में नहीं घुसेगी। ये मत भूलो कि ये घर मेरा भी है। तुम्हारा तो इस घर में पूजा घर ही है। वैसे भी इशिता हर तीसरे दिन मुझे घर से कुछ ना कुछ लेकर खिलाती रहती है। मेरा भी फर्ज बनता है कि उसे इनवाइट करूं। नीति पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। नियत समय पर इशिता 2 बड़े चॉकलेट्स के पैकेट्स के साथ उनके यहाँ आ गई। मीता उसे देखकर बहुत खुश हो गई। तुरंत एक गिलास में सबके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई। दोनों बच्चे उससे जल्दी ही घुल मिल गए। वे हंसते हुए बातें करते हुए खाना खाने लगे। डिनर के बाद मिठाई खाते हुए मीता ने आश्चर्य से पूछा, आंटी, आपने एक बार भी मम्मी के बारे में नहीं पूछा? पूछने की बात ही नहीं है, सर मुझे सब कुछ बताते रहते हैं। आई नो शी इज़ अ घनघोर सन्यासिन। तुम सन्यासिन किसे कह रही हो? क्या सन्यासिन के बच्चे होते हैं? नीति अपने कमरे का पर्दा गुस्से से एक झटके में खोलकर बाहर निकल आई। इशिता तो जैसे तैयार थी। वो नाटकीयता से बिना घबराए बोली, यू नो, मेरी दादी बताती हैं कि बच्चे हो जाने के बाद भी किसी औरत को दुनिया से विरक्ति हो जाती है। नथिंग स्ट्रेंज। मुझे देखो, क्या मैं सन्यासिन लग रही हूँ? नरेंद्र का अब ध्यान गया। नीति ने शिफॉन की पीली साड़ी पहन रखी थी, कुछ ज्वेलरी पहन रखी थी। वो योग करती थी, इसलिए उसका सांचे में ढला जिस्म बहुत आकर्षक लग रहा था। कुछ सन्यासिन लग रही हैं, आपने पीली साड़ी जो पहन रखी है। नीति राम सिया राम भूल कर सिसकने लगी। तुम मेरा घर बर्बाद करने क्यों चली आई हो? आपका घर? नरेंद्र जी तो कह रहे थे आप तो घर में रहकर भी नहीं रहती। क्या मतलब? मतलब आपने सन्यास ले लिया है घर में ही? सन्यासी तो लिया है, कोई मर तो नहीं गई जो एक घर बाहर की लड़कियों के साथ गुलचर्रे उड़ाते फिरें। वो चीखी। नरेंद्र जी, आज इनका मूड ठीक नहीं है, मैं चलती हूँ। कल का कार्यक्रम तो आपको याद है ना? कौन सा? अच्छा वो, हाँ याद है, चिंता मत करो। कौन सा प्रोग्राम? नीति चीखी। दैट इज़ सीक्रेट। इशिता नज़ाकत से अपना पर्स उठाकर वहाँ से चल दी। उसके जाते ही नीति मेज पर तरह तरह की मिठाई देखकर बिफर उठी। कभी इतना बढ़िया नाश्ता हम लोगों के लिए भी लाए हो? अरे सन्यासिनी जी,
इतनी अशुद्ध भाषा मत बोलिए। आप संसार के माया जाल से अपने को बचाकर कमरे में भजन कीजिए। कहते हुए नरेन सीटी बजाते हुए अपने कमरे में चले गए। वहाँ से उसकी सिसकियाँ का मज़ा लेते रहे। थोड़ी देर में नीति दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुनिए सुनिए। क्या? वो कल के कार्यक्रम के बारे में क्या कह रही थी? कौन? उसे उसका नाम लेने में भी घृणा हो रही थी। वही लाल कपड़ों वाली चुड़ैल। कौन सी चुड़ैल? अरे वही। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नरेन मस्ती में गुनगुनाते रहे और नीति अपने कमरे में कुढ़ती हुई रोती रही। अब नरेन ने बैंक में इशिता से पूछा, आज आप जरा देर से घर जाइएगा। हम दोनों के संबंधों को लेकर नीति जी को जरा और भड़कने दीजिए। नरेन उस शाम राहुल के यहाँ चले गए। वहीं से खाना खाकर रात को 10 बजे घर पहुँचे। देखा पत्नी राम नाम भूलकर बाहर के कमरे में ही बदहवास सी घूम रही थी। बच्चे अंदर कमरे में पढ़ रहे थे। उन्हें देखकर वो चिल्लाई, इस समय आप घर आए हैं? इतनी जल्दी क्या थी? ओह, ज़रा देर हो गई। कहाँ गए थे? हमारे बैंक के पास एक बहुत अच्छा होटल खुला है, उसमें जाने का मूड आ गया। ओहो, तो इसका मतलब आज खाना भी घर पर नहीं खाओगे? हाँ, वो क्या है कि इशिता ने इजहार करके इतना कुछ खिला दिया कि पेट पूरी तरह से भर गया है। तुम आराम से रात के अपने ध्यान में बैठ जाओ और मेरी चिंता छोड़ दो। तुम्हारी चिंता कैसे छोड़ दूँ? आखिर पत्नी हो तुम्हारी। पत्नी? जोर से ठहाका लगाते हुए नरेन बोले, इतने वर्षों बाद आज कैसे याद आ गया? इसमें याद आने की क्या बात है? और हाँ, होटल में खाना खाने के बाद कहाँ गए थे? खाने के बाद सीधे घर आ रहा हूँ। तो कहीं और भी जा सकते थे? हाँ, मूड का और भविष्य का क्या ठिकाना? वो आंखें झपकाकर बोले, मतलब यदि मूड हो तो तुम इशिता को लेकर होटल में भी ठहर सकते हो? उसने लगभग रुआं से होते हुए पूछा। हो सकता है, लेकिन इशिता माने तो सही। सुनकर नीति का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब तुम किसी भी हद तक जा सकते हो? जोगन जी, आप अपना जोग धारण कीजिए। ये रोमांस, होटल में रुकने की बात आपके पवित्र मुख से शोभा नहीं देती। मेरे मुख से क्या शोभा देता है वो मुझे देखना है। पत्नी के होते हुए भी तुम किसी भी लड़की से संबंध बनाने को उत्सुक हो? यार छोड़ो इस बहस को। अभी संबंध बने तो नहीं हैं, जब बन जाएंगे तो बता दूंगा। वो कपड़े बदल कर अपने बिस्तर पर लेट गए। वो पीछे बकती कुड़ती रह गई। वो चादर ओढ़े चुपचाप मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि इशिता की दादी का बताया तीर सही निशाने पर लगा है। इशिता के निर्देशानुसार वो अगले दिन समय से ही घर पहुंचे। दरवाज़ा खुलते ही आश्चर्यचकित रह गए। पत्नी दरवाज़ा खोल रही थी। आज उसने लाल रंग की सुनहरी पतली बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी थी। सूनी कलाइयाँ 4 लाल रंग की चूड़ियों और कंगनों से सजी हुई थी। माथे पर चंदन के टीके के स्थान पर बड़ी लाल सुनहरी बिंदी थी। गर्दन में तुलसी की माला के स्थान पर सोने की चेन चमक रही थी। उसकी सिंदूर से भरी मांग व धमकते हुए चेहरे को देखकर मुग्ध हुए बिना न रह सके वो। लेकिन अनजान बने उसे अनदेखा कर आगे निकल गए और रोज की तरह पुकारने लगे, मीता, मीता बेटा। दरवाज़ा बंद करते हुए पत्नी ने कहा, मीता और मनु को 2 दिन के लिए उनकी मौसी ले गई हैं। दीपू की वर्षगांठ है। अच्छा, कहकर वो हाथ मुंह धोकर रसोई में जाने लगे। आप रसोई में क्यों जा रहे हैं? चाय बनाने। नहीं, आप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी। लेकिन तुम्हारा तो संध्या जाप का समय है। वो तो बाद में भी हो सकता है। नीति चुपचाप चाय बनाकर ले आई। वो देखकर अवाक रह गए कि चाय के साथ घर की बनी मठरियाँ भी हैं। आज तो मेरी मेहमानों जैसी खातिर हो रही है। वो उसके बनाए नाश्ते को चखते हुए बोले, कैसी बनी है? वाह, लाजवाब। सच कहिए, कल जिस होटल में खाना खाया था उससे अच्छा है? वो उन्हें सजल आंखों से देखते हुए बोली, हाँ सच में बहुत अच्छा है। नाश्ता करने के बाद उठते हुए बोले, तुमने इतना पेट भर दिया कि अब मैं वहाँ क्या खाऊंगा? कहाँ? अब तुमसे क्या छिपाना। इशिता को चाइनीज़ खाने का बहुत शौक़ है। आज उसे चाइनीज़ खिलाने का वादा किया है। बच्चे घर पर नहीं हैं, मैं बाहर खा लूँगा।
आज तुम खाना बनाने के झंझट से मुक्त हो। आज तुम अपने वेद पुराण आराम से पढ़ सकती हो, एकांत में जाप कर सकती हो। चाहो तो अपने मंदिर वाली सहेलियों को भी घर पर बुलाकर कीर्तन कर लो। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? हर समय इशिता का ही नाम लेते रहते हैं, कभी मेरी परवाह करते हैं? पत्नी की आंखें टपटपाईं। तुमने कभी मेरे बारे में गंभीरता से सोचा है? खैर, अब तो हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। मैं तो जा रहा हूँ। मैं आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। कहते हुए उसने अपनी दोनों बाहें उनके गले में डालकर कस दी। बरसों बाद स्त्री देह की मादक गंध उनके इतनी निकट थी, उनकी देह थरथरा उठी। उन्हें लग रहा था बरसों जिस रेगिस्तान की तपन में वे अकेले झुलसते रहे हैं, इस गंध को पाकर वो उसके खुमार में डूबे जा रहे हैं। उन्होंने कसी भुजाओं से अलग होने की कोशिश की, लेकिन उस गिरफ्त से निकल नहीं पाए। नीति ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कहा ना, मैं आज आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। सुबह नीति ने कमरे की खिड़कियों पर से पर्दे हटाए। हल्की सुनहरी आभा ने जैसे उनकी पलकों पर दस्तक दी। नीति वापस आकर उनके पास बैठ गई, फिर मीठी मुस्कुराहट से उनसे बोली, सुनिए, क्या बैंक से 2 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? सोचेंगे, ऊपर से बनते हुए उन्होंने कहा, वरना मन तो हुआ कि कहें 2 दिन तो क्या, यदि कहो तो 1 महीने की छुट्टी ले लूँ। सोचने की बात नहीं है, अभी हाँ कहिए। अच्छा तो चलो 2 दिन की छुट्टी ले ही लेंगे, उन्होंने उसे अपने पास खींचते हुए कहा। सच? नीति का चेहरा खुशी से चमक उठा। उधर वो सोच रहे थे कि जिस इशिता के चंगुल से उन्हें बचाने के लिए पत्नी जी जान से जुट गई है, वो तो एक नाटक भर था। ये जानकर वो कितनी खुश होगी, पर इस बात की गवाही नीति को इशिता की दादी और राहुल दे ही देंगे। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई एक रोचक और खूबसूरत कहानी, चंदन के टीके पर सिंदूर की छाँ। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।